Students, assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti, your physics MD का tutor. Students, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स और आज हम बात करेंगे एटम पे, न्यूक्लियस पे और हम लेके चलेंगे साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को दैट इज रेडियो एक्टिविटी और इसके साथ ही डिस्कस हो जाएगा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी। तो इतने ज़्यादा टॉपिक हैं, तो चलिए फौरी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। आज हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस किन चीज़ों पर मिलकर बनता है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, रेडियो एक्टिविटी साथ साथ क्या होती है और हम साथ ही डिस्कस करना चाहेंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, दिस न्यूक्लियर फिजिक्स इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स और ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के साथ। दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। ये डील करती है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के साथ। अब ज़रा नोट कीजिएगा कि अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस क्या होता है। आपकी बुक के मुताबिक 99% जो हमारे पास ओवरऑल मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस होता है। और अगर न्यूक्लियस को हम फर्दर डिटेल से देखें तो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। एक को हम कहते हैं प्रोटॉन्स एंड द सेकेंड वन इज न्यूट्रॉन्स। एक न्यूक्लियस के अंदर जो मेजर पार्टिकल्स हैं दोज आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और स्टूडेंट्स अगर तो मैं इन दोनों को ही इकट्ठा बोलना चाहूँ, इफ़ आई वांट टू मर्ज दीज टू पार्टिकल्स, तो इनका एक कॉमन नाम बन जाता है एंड देयर कॉमन नेम इज़ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स हम कहते हैं दोज पार्टिकल्स विच रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अगर पूछा ये जाए कि न्यूक्लियॉन्स किस पर कंसिस्ट करते हैं तो न्यूक्लियॉन्स कंसिस्ट करते हैं प्रोटॉन्स पे और न्यूट्रॉन्स पे। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर देखें ना तो एक एटम में आपने इलेक्ट्रॉन को भी पढ़ा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से बाहर रिजाइड करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। स्टूडेंट्स अब इन तीन पार्टिकल से अगर मैं मेजरली कहूँ तो प्राइमरीली इन दो से ही हमने डिफरेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। जो पहली टर्म थी एक्चुअली दैट वाज एटॉमिक नंबर। वैसे तो आपने इन सब चीज़ों को ना पढ़ा होता है अपने एफएससी के अंदर भी, फिर आपने इन सब को डिस्कस किया होता है अपने मैट्रिक के अंदर भी, लेकिन यही सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिक नॉलेज है एटम का और ये हमें हेल्प करेंगी आगे जाके भी। तो ज़रा नोट कीजिएगा कि एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स। अगर इसकी बात की जाए एटॉमिक नंबर जिसको हम प्राइमरीली शो करते हैं, इसका सिंबल है Z। हम इससे कुछ यूं डिफाइन करते हैं कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एक एटम में मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं हम उनको एटॉमिक नंबर कहते हैं स्टूडेंट्स। अगर यहाँ से फर्दर देखा जाए ना तो इसी का फर्दर एक और नाम भी होता है। हम एटॉमिक नंबर को शो करते हैं चार्ज नंबर कह के भी, जबकि हम इस एटॉमिक नंबर को शो करते हैं प्रोटॉन नंबर कह के भी। प्रोटॉन नंबर और चार्ज नंबर दोनों इसी के नाम है एटॉमिक नंबर के। स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास भी एक टर्म होती है। एटॉमिक मास
एटॉमिक अगर मास की बात की जाए तो अब इसमें खाली प्रोटॉन्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर एटॉमिक मास को हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो हम कह सकते हैं किसी भी एटम के अंदर मौजूद सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर हम किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा कर देंगे तो एटॉमिक मास मिलेगा, जिसको हम सिंबॉलिकली शो करते हैं ए से, ठीक है। और इसी एटॉमिक मास को स्टूडेंट्स हम मास नंबर भी कहते हैं। कई बुक्स में आप इसको मास नंबर भी पढ़ेंगे, जबकि इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम इसी को न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। मास नंबर इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात की जाती है स्टूडेंट्स तो हमें हासिल होता एटॉमिक नंबर, और अगर हम प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स की बात भी करेंगे तो हमें हासिल होगा एटॉमिक मास, जिसको हम कहते हैं मास नंबर। अब जरा फर्दर सोचिएगा कि अगर तो हमसे क्वेश्चन ऐसे ना पूछा जाए, अगर हमसे ये बात कर ली जाए कि बताइए किसी एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। जैसे हम फर्ज कर लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए हमने एक एटम को ना शो करना होता है इस तरह से सिंबॉलिकली, ये उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसका एटॉमिक मास, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर। फ़र्ज़ कर लीजिए स्टूडेंट्स कि हम बात करते हैं यूरेनियम के एटम की। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये आ गया यूरेनियम का सिंबल, यूरेनियम के सिंबल के साथ यहाँ पर आ गया उसका एटॉमिक नंबर, जबकि इधर आ गया उसका एटॉमिक मास, ठीक है। और पूछा जाता है हमसे ये है कि बताइए कि इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद क्या है, तो हम फौरी कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है यही प्रोटॉन की तादाद है। तो इसमें प्रोटॉन कितने हुए फिर 92। पूछा गया इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है इस एटम में। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इतने प्रोटॉन की तादाद होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं एक एटम के अंदर। अब ये पूछा गया कि बताइए न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है। स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं जो एटॉमिक मास होता है ना विच इज 235, मैं कुछ यूँ लिख रहा हूँ 235, एटॉमिक मास इज एक्चुअली सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमें तो तादाद पता है प्रोटॉन की, तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू 235 माइनस 92 विच इज इक्वल टू 143। अच्छा स्टूडेंट्स अगर मैं इस बात को फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे नहीं कह सकता कि न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो याद रखिएगा कि अगर तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया जाए तो वी गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज 143। तो देखिए हमसे वो सिर्फ एटॉमिक मास और नंबर नहीं पूछता, वो बल्कि उसके साथ साथ न्यूट्रॉन नंबर पर भी जा सकता है जैसा बताया गया अभी। अगर हम थोड़ी से फर्दर देखें ना तो इन नंबर से हमें एक बड़ी सिंपल सी बात पता लगती है कि देखिए जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में आहिस्ता आहिस्ता एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो इससे क्या फ़र्क आएगा। लाजमन सी बात है एटॉमिक साइज़ के अंदर भी फ़र्क आता है। हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर रेडियस क्या होता है, और ये देखें
ये टॉपिक जो है ना, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये आपके एमटीकैट की आउटकम्स में, लर्निंग आउटकम्स में शामिल नहीं है, लेकिन ये क्योंकि इनसे लिंक्ड है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। जैसे नोट कीजिएगा, हमने बात की न्यूक्लियर रेडियस की। आप फॉर इंफॉर्मेशन सिंपल याद रखेंगे कि किसी भी एटम का जो रेडियस होता है दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियर रेडियस इज इक्वल टू, हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के रेडियस की, आर नॉट एटॉमिक मास पावर 1/3। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो आर नॉट है ना, ये कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है दैट इज 1.2 फेम्टोमीटर। हम इसको ना 1.2 फर्मी भी कहते हैं। फर्मी इज यूनिट ऑफ लेंथ, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। फेम्टो तो प्रीफिक्स है और ये 10⁻⁻15 ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो आर नॉट है दैट इज इक्वल टू 1.2 क्रॉस 10⁻⁻15 मीटर्स। आर नॉट की वैल्यू फिक्स है। तो जिस तरह से एटॉमिक मास एलिमेंट्स का बढ़ता रहता है, तो उसके क्यूब रूट की सेंस में रेडियस भी बढ़ता रहेगा न्यूक्लियस का। अच्छा फर्दर नोट कीजिएगा, हमें पता लग गया रेडियस क्या है। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ कि व्हाट इज न्यूक्लियर वॉल्यूम, कि न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है, तो नोट कीजिएगा कि वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर वॉल्यूम। अच्छा, आपने एक बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स वैसे जानते हैं, और वो बात ये है कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम का वैसे फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, आपको ना यहाँ पे इस आर की वैल्यू पता है, मैं सिंपल पुट करने जा रहा हूँ। हम कह सकते हैं 4/3, ये आ जाएगा पाई, और इधर आ जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3 और फिर इसका क्यूब। अच्छा, अगर आप यहाँ पे क्यूब ले लें, कुछ यूँ बन जाएगा फार्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, जबकि साथ में ए सिर्फ सिंपल आ गया। क्यों बोला? क्योंकि 1/3 तो कट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ए बच जाएगा। स्टूडेंट्स, इस फैक्टर को ना 4/3 पाई आर नॉट क्यूब हम कहते हैं वी नॉट, जो एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से ये बात कही जा सकती है कि जो वी है, न्यूक्लियर वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट और ए। आपने नोट किया कि एटॉमिक मास के बढ़ने से रेडियस बढ़ता था क्यूब रूट की सेंस में, पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। जैसे मास बढ़ रहा है वैसे ही वॉल्यूम भी बढ़ रहा है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडियस और न्यूक्लियर वॉल्यूम। अच्छा, अब ना हम फर्दर बात करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट, हम सिंपल अगर कहें ना, तो एलिमेंट्स अगर एक हों तो उसके भी डिफरेंट एटम्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होता है प्रोटियम है हाइड्रोजन में, लेकिन ड्यूट्रियम भी हाइड्रोजन में है, ट्रीटियम भी हाइड्रोजन में है। तो अब हम चेक कर लेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट्स, तो ज़रा नोट कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर तो हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोटोप्स की, तो हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये सब चीज़ें या फिर एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स कैसे पॉसिबल होते हैं।
स्टूडेंट्स आइसोटोप की अगर बात की जाए ना, तो आइसोटोप्स atoms of an element, such atoms of an element, एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। अच्छा ये करते क्या है भला? ये वो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो स्टूडेंट्स सेम होता है, जिनका एटॉमिक नंबर, जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम होती है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अच्छा अगर प्रोटॉन की तादाद सेम है तो फिर एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों हो गया? न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एटॉमिक मास डिफरेंट है ना, दिस इज ड्यू टू, क्योंकि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट थे, सिर्फ इस वजह से। अच्छा इस अगर तो न्यूट्रॉन डिफरेंट हो भी गए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स? इस वजह से उस एलिमेंट के एटम्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर जाती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्योंकि हैं तो सारे हाइड्रोजन ही। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर जाती हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसकी? आपने भी सुना भी, आपने पढ़ा भी होता है स्टूडेंट्स। जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और इसी के साथ साथ ट्रिटियम। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ यूं ड्रॉ करूं, जरा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हमारे पास कितना है? सिर्फ एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है और इर्द गिर्द यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, जबकि न्यूट्रॉन कोई मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ड्यूट्रियम में, तो एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर देखें हम ट्रिटियम को, तो ज़रा नोट कीजिएगा, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन्स हैं, एक प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स, जबकि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। आप देखें इन आइसोटोप्स के अंदर क्या प्रोटॉन की तादाद का फर्क आया? नहीं, एक एक ही था। अगर प्रोटॉन की तादाद एक एक है तो आपने नोट किया कि इलेक्ट्रॉन की तादाद भी एक एक ही थी, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद वेरी कर रही है। प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रियम के पास एक न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम के पास दो न्यूट्रॉन्स हैं और इसीलिए ये आपस में आइसोटोप्स हैं। आपके बुक में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बॉक्स के अंदर लिखी गई है, वो आपने लाजमन स्टूडेंट्स नोट कर लेनी है, क्योंकि वो बड़े इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू। लिखा ये हुआ है कि सीजियम और ज़ीनॉन, इन दोनों के पास ईच
मतलब जिनॉन के पास भी और सीजियम के पास भी, दोनों के पास ईच 36 आइसोटोप्स होते हैं। 36 आइसोटोप ईच है इन दोनों के पास, सीजियम के पास भी और जीनॉन के पास भी। अब जरा फर्दर नोट कीजिएगा कि आइसोटोप्स के बाद कौन कौन से हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक होता है आइसोबार्स, अनदर टर्म इज आइसोबार्स। अब हम बात करते हैं कि आइसोबार्स स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होते हैं। आइसोबार्स असल में एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आइसोटोप ना एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते थे। आइसोबार डिफरेंट एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब एलिमेंट भी सेम नहीं है, ठीक है। और किस तरह के ये एटम्स हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है, और वो लाजमन सी बात है, डिफरेंट होगा भी, क्योंकि हमने कह दिया है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स, लेकिन इसी के साथ साथ इनका एटॉमिक मास सेम होता है। अगर एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो हम उनको आइसोबार्स कह देते हैं। दोज आर कॉल्ड आइसोबार्स। अच्छा, ऐसा कोई एग्जांपल हमारे पास इसकी है तो बिल्कुल है। जैसे नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन जो 7 और 14 होता है, जबकि कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 14, तो आपने एक चीज नोट की कि इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो चेंज है, पर बोथ हैव सेम एटॉमिक मैसेस। तो इसीलिए दीज आर आइसोबार्स। उसके साथ में हमारे पास एक टर्म और भी होती है, हम उसे कहते हैं आइसोटोन्स। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आइसोटोन्स की। देखिए जरा ये क्या होता है भला। आइसोटोन्स आर सच atoms of different elements। बिल्कुल सेम अंदाज में ये अलग अलग एलिमेंट के अलग एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एटॉमिक मतलब कि इनमें प्रोटॉन्स की तादाद अलग। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एटॉमिक मास भी डिफरेंट। तो फिर स्टूडेंट्स इनमें ना न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम। अच्छा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास एक एटम है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23, जबकि एक होता है एलिमेंट मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास 24। ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इस केस में अगर न्यूट्रॉन नंबर निकालना हो तो न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू a माइनस जी।
हमने कहा जो A है डैट इज 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। और अगर हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे न्यूट्रॉन नंबर, तो न्यूट्रॉन नंबर इज A माइनस Z 24 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 12। आपने एक चीज़ नोट की कि इनका ना तो एटॉमिक मास सेम, ना एटॉमिक नंबर सेम, बट दे हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि एटम बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस क्या है, अंदर पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उनसे देखें कितनी तरह के हमने टर्म्स भी डिफाइन की। अब हम फर्दर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, हम साथ ही डिस्कस करेंगे फर्दर रेडियो एक्टिविटी। अब तो अगर इस प्रोसेस की बात की जाए ना, रेडियो एक्टिविटी की, तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम है हेनरी बैक्यूरेल, उन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया। हेनरी बैक्यूरेल को एक पत्थर मिला जो कि उनकी फोटोग्राफिक शीट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, या फिर उसका हम अगर सिंपल वर्ड्स में बताएं तो वो उन पर एक ख़ास मार्क्स छोड़ रहा था। जब भी फोटोग्राफिक शीट्स को उस पत्थर के पास रखा तो उस फोटोग्राफिक शीट के ऊपर कुछ खास लाइंस, डॉट्स, स्पॉट्स आ जाते थे। जब प्रॉपर चेक किया गया तो पता लगा कि ये जो स्टोन है ये तो अपना एमिशंस कर रहा है। फिर हमने देखा कि अगर तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो खुद में से एमिशन करते हैं, न्यूक्लियर अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते हैं, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्कवर किया इस प्रोसेस को। अब वो जो रेज निकल रही हैं, वो जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, वो कितनी तरह के हैं, वो कौन कौन से हैं, इस काम के लिए हेनरी बैक्यूरेल ने एक काम किया कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक प्लेट्स को कर दिया अप्लाई। इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जबकि इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, जबकि सामने रखी गई एक फोटोग्राफिक प्लेट जिस पर स्पॉट्स शो हो सके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रखा वो स्टोन। अब ज़रा नोट कीजिएगा, इस स्टोन में से रेस निकलना शुरू हुई और हमने स्पॉट की मदद से ये चीज़ देखी। कुछ रेज यूं चली गई, बैंड हो गई, कुछ रेज यूं चली गई, इस तरफ को बैंड हो गई, जबकि देयर वर सम रेज, कुछ ऐसी रेज भी थी जो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती रही, उन्होंने पाथ बैंड नहीं किया। हमें इनसे पता लगा कि असल में जो रेस या फिर जो पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुए हैं, जिनका हमें स्पॉट इस जगह पर आके मिला, हमने कहा कि दीज आर बेसिकली नेगेटिव पार्टिकल्स। और जो स्पॉट पॉजिटिव के पास मिला इस जगह पे, हमने कहा क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ बेंड हुए हैं तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, तो हमने इसको पॉजिटिव स्पॉट कह दिया। और जो रेज बेंड ही नहीं हुई, जिनका स्पॉट हमें बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर मिला, हमने कहा कि इन पर कोई भी चार्ज नहीं है, दीज आर न्यूट्रल रेज और पार्टिकल्स। हमने स्टूडेंट्स इस सेम काम को ना दोबारा देखा एक मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ, ताकि हमारी कंफर्मेशन हो जाए प्रॉपर इन न्यूक्लियर रेडिएशंस को लेके। हमने एक, अब देखें क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज, हमने एक इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड के सामने ये सोर्स प्लेस किया। यही सोर्स जिसे मैं यहाँ पे स्टोन पत्थर कह रहा हूँ, अब इस सोर्स ने न्यूक्लियर रेडिएशंस को एमिट करना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स। तो एक रेडिएशन तो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई,
इसकी तो बैंडिंग ही नहीं हुई, एक रेडिएशन इस तरफ को बैंड हो गई, जबकि एक फर्दर रे हमारे पास इस तरफ को बैंड हो गई। तो पता लग गया कि हमारा वो तो बिल्कुल ठीक बात थी कि 3 ही होती हैं। अब जो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, जो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, हमने कहा दीज आर बेसिकली न्यूट्रल। हमने पढ़ा होता है कि वेलोसिटी के सिमत में फिंगर्स को रख के फील्ड की तरफ अगर कर्ल करेंगे तो जहाँ पे थंब होता है वहाँ पॉजिटिव पार्टिकल्स मूव करते हैं। सो दीज आर पॉजिटिव पार्टिकल्स, और जो उल्ट जा रहे हैं दीज आर नेगेटिव पार्टिकल्स। हमें ये बात कंफर्म हो गई कि 3 किस्म की न्यूक्लियर रेडिएशंस एमिट होती हैं। अगर फर्दर देखा जाता स्टूडेंट्स यहाँ से, तो पता लगा कि जो पत्थर था जिसे हेनरी बैकरल ने डिस्कवर किया था, दैट वाज बेसिकली यूरेनियम, और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। कुछ अरसे के बाद मैरी क्यूरी ने एंड हर हस्बैंड पैरी क्यूरी ने भी इस प्रोसेस पर काफ़ी काम किया, और उन्होंने दो फर्दर स्टोन्स डिस्कवर किए। उनमें से एक था पोलोनियम, जबकि एक था स्टूडेंट्स रेडियम। पोलोनियम एंड रेडियम आर डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी एंड पैरी क्यूरी। अब अगर हम फर्दर देखें ना कि ये कौन कौन सी रेडिएशंस हैं, ये प्रोसेस कौन कौन से, ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर तो हम देखते हैं पॉजिटिव पार्टिकल को, तो हमने इसको नाम दिया अल्फा पार्टिकल्स का। प्रॉपर रिसर्च के बाद पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, दीज आर बेसिकली न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। ये असल में हीलियम न्यूक्लियाई है। अच्छा, क्या मतलब है हीलियम न्यूक्लियाई का? हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है हीलियम का, जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, जिसमें ये देखें 2 प्रोटॉन्स हैं, इसी के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके इर्द गिर्द ये शेल है जहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब दिस इज हीलियम एटम। स्टूडेंट्स, अगर तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए ना, तो इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद प्रोटॉन 2 रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 रह गया, तो ये बन जाएगा हीलियम +1। हम इसे कहते हैं सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। अगर तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए, तो दोनों निकल गए हैं, सिर्फ 2 प्रोटॉन रह जाएंगे, तो ये बन जाएगा हीलियम +2। दिस इज बेसिकली न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। दिस इज अल्फा पार्टिकल। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो जो बाकी न्यूक्लियस बच जाता है, हम उसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। आपको समझाने के लिए ये भी कहा जा सकता है स्टूडेंट्स, ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर नोट कर लीजिए, if these two are protons, अगर ये 2 प्रोटॉन्स हैं और इसके साथ स्टूडेंट्स अटैच हैं 2 न्यूट्रॉन्स, अगर इनके साथ स्टूडेंट्स ये देखें अटैच हैं 2 न्यूट्रॉन्स, सो दिस इज अल्फा पार्टिकल। लेकिन अगेन कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बस आपको समझाने के लिए है, असल में अल्फा इस तरह का नहीं होता। हमने ये बिल्कुल ठीक पढ़ा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिलीज करवा देंगे तो जो बाकी न्यूक्लियस बचेगा दैट इज अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अगर देखें तो जो एटॉमिक मैस है, या जो मैस है अल्फा पार्टिकल का,
वो तो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। वैसे ना असल में इसका मास होता है 2 मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। पर हमने पढ़ा कि न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हम कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कह सकते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल? कैसे, ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। ज़रा यहाँ पे अगर मैं कुछ यहाँ पे यूँ ड्रा करूँ ना कि दीज आर द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के साथ साथ these are charges on them, these are their masses in kilogram and this is their masses in atomic mass unified scale system। ज़रा नोट कीजिएगा यहाँ पर पार्टिकल्स कौन कौन से हैं हम ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उन्हीं पार्टिकल्स के चार्जेस की बात की जाएगी, यहाँ पे मास की बात की जाएगी लेकिन किलोग्राम में, यहाँ पर मास की बात की जाएगी लेकिन AMU में। अच्छा, ये वाला क्या होता है? व्हाट इज AMU? हम असल में 1/12 ऑफ कार्बन 12 लेते हैं और जो 1/12 होता है ना हम उसको 1U कहते हैं। 1U इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 पावर माइनस 27 kg। अब जरा नोट कीजिएगा पार्टिकल्स कौन से हुए स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम प्लस 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। Neutron has no charge. Mass of electron in kilogram is 9.109 cross 10 power minus 31 kg. Mass of proton is 1.673 cross 10 power minus 27 kg and mass of neutron is 1.675 cross 10 power -27 kg। देखें दोनों कितने आसपास है ना, 1.673 एक का 675, अप्रॉक्सीमेटली दे आर इक्वल टू ईच अदर। अगर मैं यू में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास आता है 0.0005 U, प्रोटॉन का मास आता है 1.007276 U, जबकि न्यूट्रॉन का आता है 1.008665 U। तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइटर पार्टिकल है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन सेम है। अब क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन थे 2 न्यूट्रॉन थे, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम कह देते हैं कि दिस मास इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अप्रॉक्सीमेशन के लिए, क्योंकि ना मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के, सो 2 + 2 बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हम कह सकते हैं। अच्छा, अगर चार्ज को देखें स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है ना, क्योंकि वो अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं तो डबल चार्ज होता है प्रोटॉन की निस्बत। ठीक है, चार्ज डबल, मास 4 टाइम्स। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल बहुत बड़ा पार्टिकल है, एक मैसिव पार्टिकल है। और अगर मैं इसको यूं लिखूं ना कि जो एक अल्फा का मास है, मास ऑफ अल्फा, तो ये तकरीबन 7000 टाइम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्योंकि आपने पढ़ा होता है ना कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1836 अप्रॉक्सीमेट टाइम बड़ा होता है, तो एक अल्फा 7000 टाइम्स हैवियर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज अ वेरी मैसिव पार्टिकल।
ये हमारे पास एक अल्फा का कंपैरिजन है इलेक्ट्रॉन के साथ। अच्छा ज़रा फर्दर नोट कीजिएगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ मुझे कंफर्म हो गया इसका मास कितना है, चार्ज कितना है, कंपैरिजन क्या है। अच्छा अब ना न्यूक्लियस अनस्टेबल है, क्या हर ये कर सकते हैं? सारे नहीं। रेडियोएक्टिविटी सिर्फ नेचुरली ज़्यादातर वो एलिमेंट्स शो करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो जाता है, 82 या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो शुरू करते हैं रेडियो एक्टिविटी, या फिर उनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होकर ऑटोमेटिकली ऐसे रेडिएशंस को एमिट करना शुरू कर देता है स्टूडेंट्स। अच्छा ज़रा फर्दर नोट कीजिएगा, हमने कहा हीलियम या फिर अल्फा पार्टिकल ने एमिट होना है। अब अल्फा की एमिशन के लिए एक सब्सटेंस या एक एटम है जो कि अनस्टेबल है। तो ज़रा यहाँ पे देखें, मेरे पास ये एक एलिमेंट है X, एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर Z, इसने अल्फा एमिट कर दिया। ये अब अल्फा 4 और 2 है, हम ये बात जानते हैं ना, 4 और 2 है। तो अगर 4 निकला है तो 4 A से निकला होगा, तो बाकी फिर क्या बच गया, A-4। अगर 2 गया है तो 2 Z में से गया होगा, Z-2। अब अगर तो हमने देखा कि अल्फा एमिट हो गया तो एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं रहा ना, 2 तो कम हो गए, तो फिर एटॉमिक नंबर के चेंज होने पे कोई नया एलिमेंट मिलेगा, हम इसे कहते हैं डॉटर एलिमेंट। दिस जिसने किया दैट इज कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट। जरा फर्दर नोट करें, अगर मैं इस एग्जांपल कुछ यूं कोट करूं तो यूरेनियम है 92 और 234 और इसने अल्फा एमिट कर दिया। स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया, 2 निकल गया, कितना बचा भला बाकी 90, 4 चला गया, कितना बचा भला बाकी 230। अब क्या यूरेनियम ही होगा? तो नहीं हो सकता, 90 भला कौन होता है? 90 इज एक्चुअली थोरियम। तो आपने देखा कि एलिमेंट भी चेंज हो गया, अल्फा की एमिशन से एक नया एलिमेंट बन गया। स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो जाए ना कि न्यूक्लियर रेडिएशंस एमिट हों और उससे नया एलिमेंट बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांस हमने करना है, देखिए आइसो होता है सेम, ट्रांस होता है सेपरेट, नया डिफरेंट, म्यूटेशन चेंज हो जाना, ट्रांसम्यूटेशन डिफरेंट एटम में चेंज हो गया। क्यों हो गया? ड्यू टू न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो देखें ये प्रोसेस है कि जब न्यूक्लियर पार्टिकल एमिट होता है तो कोई नए एलिमेंट में हमारा पेरेंट एलिमेंट चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अच्छा इसमें होता क्या है भला? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन अगर देखा जाए तो एक अल्फा के एमिट होने से जो नया एटॉमिक नंबर है वो पहले वाले से 2 कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज कर जाता है। अच्छा अगर फर्दर देखा जाए तो जो एटॉमिक मास है स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास 4 डिक्रीज कर जाता है और नया एलिमेंट गेन हो जाता है। सो दिस इज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा अब हम आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं कि अगर तो अल्फा पार्टिकल एमिट ना होता, अगर बीटा पार्टिकल एमिट होता तो फिर क्या होता? चलें जरा नोट कर लेते हैं। व्हाट इज द केस ऑफ रिएक्शन व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड? सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल बीटा की। अच्छा जनरल बीटा भला क्या होता है? हम उसे सिर्फ बीटा भी कहते हैं और हम उसे बीटा नेगेटिव बी कहते हैं। अगर यहाँ पर बीटा पे चार्ज ना हो, अगर तो बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव नहीं बता रहा, सिंपल बीटा कह रहा है,
तो वो बीटा नेगेटिव होता है हमेशा, जनरल केस यही है। बीटा नेगेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, हम बीटा नेगेटिव ना जनरल वे में कहते हैं कि बीटा नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमने यहाँ पे बीटा नेगेटिव लिखा। अच्छा, ये ना बड़ी हैरानकुन बात लगती है एकदम, एक न्यूक्लियस अनस्टेबल है, न्यूक्लियस के अंदर या तो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है अंदर से? हमने तो यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं न्यूक्लियस से बाहर, तो फिर अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है स्टूडेंट वाला? यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन खुद को कर देता है ब्रेक, न्यूट्रॉन खुद को ब्रेक कर देता है और एक प्रोटॉन बनता है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन बनता है और साथ एक बनता है एंटी न्यूट्रिनो। स्टूडेंट्स ये ना हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने इस पार्टिकल को पढ़ा ही नहीं होता बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो हम इससे बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा बहस करेंगे भी नहीं। हमारा कंसर्न होगा हमारे कंसर्न्ड पार्टिकल्स के साथ। न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन गए, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रह गया, जबकि जो ये इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स ये उस न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी बीटा नेगेटिव की एमिशन होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन अंदर होता नहीं है, न्यूट्रॉन की ब्रेकेज से इलेक्ट्रॉन निकलता है। सो अगर मैं ये कह दूं कि बीटा नेगेटिव हमने देखा न्यूक्लियस को एमिट करते हुए, तो बीटा नेगेटिव इज ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के टूटने से। ज़रा फर्ज कीजिएगा, अब हमने देखा, हम ये बात वैसे फर्ज कर लेते हैं कि एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। अच्छा, उसके अंदर ना टोटल 5 न्यूट्रॉन्स हैं, हम ये बात फर्ज कर लेते हैं टोटल 5 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि इसके साथ ही 5 प्रोटॉन्स भी हैं। टोटल देयर आर 5 प्रोटॉन्स और 5 ही न्यूट्रॉन्स हैं। स्टूडेंट्स एक न्यूट्रॉन ब्रेक कर गया, ये न्यूट्रॉन हो गया खत्म, और एक प्रोटॉन बना वो भी अंदर रह गया, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। अगर जो देखें ना पहले, तो जरा नोट कीजिएगा, पहले देखूं तो स्टूडेंट्स पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 न्यूट्रॉन की ब्रेकेज से पहले 5 प्रोटॉन्स थे, Z5 था, 5 न्यूट्रॉन्स थे और दोनों का सम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 5 + 5 10 एटॉमिक मास था। अब ज़रा फर्दर नोट कीजिएगा, अब न्यूक्लियस ब्रेक कर गया, प्रोटॉन अंदर रह गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। भला कितने प्रोटॉन हो गए? अब 1 2 3 4 5 6 6। कितने रह गए न्यूट्रॉन्स? एक तो ब्रेक कर गया था, 1 2 3 4 4, दोनों को किया सम, 6 + 4 = 10। तो आपने एक चीज देखी है कि बीटा पार्टिकल्स की एमिशन से प्रोटॉन नंबर में तो चेंज आता है। अगर प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाए स्टूडेंट्स, तो प्रोटॉन नंबर के चेंज आने से एलिमेंट तो चेंज हो जाएगा, एटॉमिक मास में फर्क नहीं आता। वो पहले भी 10 था, वो अब भी 10 है। अगर मैं इस सारी बात को यूं लिखूं ना, अगर मैं कुछ यूं लिखूं, इसको जरा नोट कीजिएगा कि एक एलिमेंट X, एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर Z, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, बीटा नेगेटिव एमिट हो गया और नया एलिमेंट बना
जिसका एटॉमिक मास तो सेम है पर एटॉमिक नंबर में एक इजाफा हो गया, 5 था 6 हो गया, एक बढ़ गया बीटा की एमिशन होने से। अच्छा ज़रा नोट कीजिएगा, एग्जाम्पल देखता हूँ मैं इसकी, एग्जाम्पल इसकी क्या पॉसिबल है अभी देख लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, नोट कीजिएगा, कार्बन 6 14। स्टूडेंट्स इसने किया बीटा पार्टिकल एमिट, तो ऊपर 14 ही रहेगा लेकिन 6 की जगह 7 आ जाएगा और 7 नाइट्रोजन होता है। तो आपने देखा एलिमेंट चेंज हो गया, डॉटर एलिमेंट ट्रांसम्यूटेशन हो गई, एटॉमिक मास सेम रहा, एटॉमिक नंबर बदल गया। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर तो बीटा नेगेटिव एमिट होता है ना स्टूडेंट्स, तो बीटा नेगेटिव के अंदर, बीटा नेगेटिव के अंदर एटॉमिक मास सेम रहता है, जबकि एटॉमिक नंबर में एक इजाफा हो जाता है, वो एक बढ़ जाता है। अच्छा फर्दर हमने भी बात की थी बीटा पॉजिटिव, लेकिन वो बड़ा रेयर होता है। वो रेयर क्यों होता है भी देखते हैं। हमने कहा कि इसी के साथ साथ फर्ज कीजिए कि बीटा नेगेटिव नहीं है, वो मेंशन कर देता है कि बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की एमिशन हुई है, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की। अच्छा बीटा पॉजिटिव का मतलब होता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है। अच्छा पॉजिट्रॉन एमिट कैसे हो रहा है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर बीटा पॉजिटिव की बात की जाए ना, तो ब्रेकेज ऑफ प्रोटॉन होती है। वो कैसे होती है जरा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे हमने कहा एक प्रोटॉन है, 1 1 एक प्रोटॉन है, इसने खुद को ब्रेक किया और बन गया न्यूट्रॉन और आ गया पॉजिट्रॉन और आ गया न्यूट्रिनो। हमारा कंसर्न ना न्यूट्रिनो से नहीं ना है। अब जो पॉजिट्रॉन बना था स्टूडेंट्स, ये पॉजिट्रॉन निकल गया न्यूक्लियस से बाहर, क्योंकि हमें ये दिखा तो हमने कहा कि देखें एक पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है बीटा पॉजिटिव वाले केस में। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो था तो नहीं, लेकिन एमिशन क्यों हुई, न्यूट्रॉन के ब्रेकेज से। यहाँ पॉजिट्रॉन की एमिशन क्यों हुई, प्रोटॉन के ब्रेकेज से। अच्छा ऐसा कैसे पॉसिबल है, प्रोटॉन का मास तो कम होता है, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, एक कम मास वाला पार्टिकल टूटे और बड़े वाला बन जाए, ऐसा कैसे होता है। असल में न्यूक्लियस इस केस में एक्साइट होता है, अपनी एनर्जी को भी यूज करता है, जिससे हम एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये क्योंकि बहुत कम होता है। मैंने तभी कहा अगर जनरल बीटा की बात की जाए तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, पॉजिट्रॉन बीटा पॉजिटिव इज अ रेयर केस। अब जरा फर्दर देखिएगा आगे, हमने कहा हमारे पास यहाँ पे केस आ गया, हम बिल्कुल सेम अंदाज में देखते हैं कि इधर न्यूट्रॉन इधर प्रोटॉन, एक एटम या न्यूक्लियस के पास बिल्कुल सेम तरह से 5 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि बिल्कुल सेम वे में 1 2 3 4 और 5 प्रोटॉन्स हैं।
एक प्रोटॉन ब्रेक कर गया, ये प्रोटॉन कर गया ब्रेक, ये प्रोटॉन कर गया ब्रेक, साथ बना न्यूट्रॉन स्टूडेंट्स, तो ये न्यूट्रॉन अंदर ही रह गया। अब जरा नोट कीजिएगा, ब्रेकेज से पहले एटॉमिक नंबर क्या है 5, न्यूट्रॉन कितने थे ब्रेकेज से पहले, न्यूट्रॉन कितने थे 5, दोनों को सम किया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 5 + 5 कितने आ गए भला 10 आ गए। अच्छा अब हम देखते हैं ब्रेकेज के बाद, प्रोटॉन ब्रेक कर गया स्टूडेंट्स, प्रोटॉन एक कम हो गया, प्रोटॉन रह गए 4, लेकिन एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, सो न्यूट्रॉन हो गए बढ़ के 6 + 4 एटॉमिक मास कितना हो गया बाद में 10। अच्छा ज़रा नोट कीजिए, अगर मैं यूं कह दूं कि बीटा पॉजिटिव की रिएक्शन में, बीटा पॉजिटिव के रिएक्शन में एक बात याद रखी जाए कि एटॉमिक मास जो होता है वही रहता है, उसमें चेंज नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर एक कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर एक कम हो जाता है Z-1। अगर मैं इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं कि एक एलिमेंट X था A और Z, अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, रिएक्शन करने से बीटा पॉजिटिव ये एमिट हो गया, यहाँ पर A ही रहा, लेकिन यहाँ पर Z से एक हो गया कम। अच्छा अगर तो कम हुआ है ना तो फिर भी एलिमेंट तो चेंज हो गई, तुम्हारे पास केस कुछ इस तरह का बन जाएगा। अच्छा अल्फ़ा और बीटा के अंदर ना एक बड़ी सिंपल सी बात है, अल्फ़ा और बीटा की एमिशंस में ना ऑर्डर नहीं होता, प्रेडिक्शन नहीं होती, हमें नहीं पता होता कैसे होगा, रैंडम प्रोसेस होता है। रेडियो एक्टिविटी इज बेसिकली अ रैंडम प्रोसेस, हमें नहीं पता होता कि ये कैसे हो सकता है। मतलब अगर अल्फ़ा निकला है, सबसे पहली एमिशन अल्फ़ा है, फिर अल्फ़ा है, फिर अल्फ़ा है, फिर बीटा है, फिर अल्फ़ा है, बीटा है, बीटा है, अल्फ़ा, बीटा, 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 अल्फ़ा, अल्फ़ा, बीटा, अल्फ़ा, मतलब ये कैसे ऑर्डर जा रहा है ये हमें नहीं पता होता ना, रैंडम प्रोसेस हो रहा होता है, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट अल्फ़ा होगा बीटा होगा। लेकिन एक ऐसी रेडिएशन है इसका पता होता है हमें, इसका पता पहले चल जाता है। वो पता कैसे चलता है भला, क्योंकि इन अल्फ़ा और बीटा की रिपीटेटिव एमिशन से न्यूक्लियस हो जाता है एक्साइट, न्यूक्लियस चला जाता है एक्साइटेड स्टेट पे, फिर खुद को दोबारा स्टेबल करने के लिए डी एक्साइट करता है और फोटोन एमिट करता है, और वो फोटोन गैमा रे होता है। तो अगर कभी एमसीक्यू आ जाए कि गैमा रेज आर एमिटेड, तो हमने सीधा सीधा कहना है कि गैमा रेज आर एमिटेड ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस गैमा रेज एमिट होते हैं। अगर अब देखना फोटोन एमिट किया ना, फोटोन हैज नो मास नो चार्ज, तो इस केस में ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है और ना एटॉमिक मास चेंज होता है। अगर तो एक X एटम है और ये स्टार का मतलब है कि दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट, गैमा को फोटोन को एमिट किया और X ही रहा, उसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, एलिमेंट नहीं चेंज होता। स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात की रेडियो एक्टिविटी की और साथ ही डिस्कस किया न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को भी। जैसे आपने भी देखा कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ किस किस तरह से हैं, उसका रेडियस, उसका वॉल्यूम, फिर आपने देखा कि प्रॉपर्टीज़ उसकी, फिर हमने फौरी देखा कि रेडियोएक्टिविटी क्या होता है और न्यूक्लियर रेडिएशन से जो एमिट होती है न्यूक्लियस के अंदर से किस किस तरह के चेंजेस आते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गया होगा,
लेकिन इन केस ऑफ एनी क्वेरी काइंडली कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको मुकम्मल तौर पे गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।